इस वीडियो में मैंने चैप्टर 3 और 4 के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनसे क्वेश्चन रिपीट हो रहे थे वो पॉइंट्स मैंने एक ही साथ कर दिया है। ठीक है, तो ये पॉइंट्स एक बार आप लोग देख लीजिए और फिर इसके बाद जो भी क्वेश्चंस हैं वो अभी अपलोड कर देंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला हो जाएगा चैप्टर हमारा जैव विविधता एवं इसका संरक्षण, बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कन्वर्जन। तो पहला पॉइंट है जैव विविधता से तात्पर्य पृथ्वी पर व्याप्त जीवन की जैविक विविधता से है। ठीक है, प्राय 3 प्रकार की विविधताएं होती हैं: आनुवंशिक विविधता, प्रजाति विविधता, परिस्थितिक विविधता। ठीक है, और फिर विश्व में लगभग 14 लाख जीव तथा पौधों को पहचाना गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा 14 लाख जीव हैं तथा पौधों को पहचाना गया है। फिर वर्तमान समय में प्रमुख चिंता आनुवंशिक समूहों का सिकुड़ना है। ठीक, और फिर भारत की जैविक विविधता का प्रमुख कारण है भौगोलिक एवं पारिस्थितिकीय विविधता। ठीक है, तो याद रखिएगा ये। और फिर इसके बाद है जातियों के विलुप्त होने का प्रमुख कारण वनों का व्यापारिक दोहन। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो एक बार याद रखिएगा इसको भी। कृषि एवं अन्य विकास में हेतु वनों को नष्ट करना, वन्य जीवों का शिकार तथा प्रदूषण है। ठीक है, और फिर 1992 के पृथ्वी सम्मेलन में जैव विविधता के प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करने वाले देशों में भारत पूर्ण देश था। ठीक है, तो याद रखिएगा इसकी जो ईयर है 1992 है। फिर इस समय भारत में 450 पादप प्रजातियां संकटापन्न है, मतलब कि संकट में है। और फिर संकट में पूर्वी हिमालय तथा पश्चिम हिमालय घाट भारत के 2 प्रमुख तप्त स्थल हैं। ठीक, सन 2000 तक भारत में राष्ट्रीय पार्कों की संख्या 88 बताई गई है। और फिर इसके बाद भारत में इस समय 490 अभयारण्य हैं। भारत में इस समय टाइगर रिजर्व की संख्या 30 है। भारत में इस समय हाथी परिरक्षित स्थल की संख्या 11 है। ठीक है, भारत में कुल बायोस्फीयर रिजर्व हैं, इस पर देख लिया मिसिंग हो गया कुछ। और फिर इसके बाद शांत घाटी राष्ट्रीय पार्क केरल में है। रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान आसाम में है, जो कि एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। फिर सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान कलकत्ता में है, जो कि बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। फिर राजाजी तथा कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है, स्पेलिंग आप लोग चेक कर लीजिएगा। फिर कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। पाना पक्षी विहार भरतपुर राजस्थान में है। और फिर ये यहाँ से जो है इस पे ईयर आप लोग याद रखिएगा, ईयर क्योंकि क्वेश्चन आ सकते हैं और क्वेश्चन आए भी हुए हैं एक्चुअली। तो फिर है आगे वन संरक्षण अधिनियम 1980 25 अक्टूबर 1980 को लागू किया गया है। और 1950 में केंद्र वन बोर्ड की स्थापना की गई है। और 1952 में सरकार ने राष्ट्रीय वन नीति की घोषणा की। और फिर 7 दिसंबर 1998 को भारत सरकार ने नवीन राष्ट्रीय वन नीति की घोषणा की। और फिर इसके बाद है राष्ट्रीय वानिकी कार्य योजना अगस्त 1999 में लागू की गई है। और फिर है राष्ट्रीय वन नीति में देश के कुल क्षेत्र के 1/3 मतलब कि 33% क्षेत्र में वन विस्तार का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। और फिर ये अधिनियम याद रखिएगा, वन्य जीव संरक्षण या संशोधन अधिनियम 2002, वर्ल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट या अमेंडमेंट 2002 या भारतीय संसद द्वारा पारित एक अधिनियम है जो कि जनवरी 2003 को लागू किया गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आया हुआ अभी इससे। और फिर नेक्स्ट है चैप्टर 4 प्राकृतिक संसाधन नवीनीकरण से एवं अनवीनीकरण संसाधन, नेचुरल रिसोर्सेस, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस। ठीक है, अब देखिए इस पे 3 प्रमुख वर्ग हैं, तो देख लेते हैं इसको। पहला वर्ग हो जाएगा धातु खनिज अयस्क, और इसमें आते हैं लौह अयस्क, तांबा, सीसा, टिन, जस्ता, बॉक्साइट और चांदी, सोना, निकल आदि। ठीक है, फिर अधातु खनिज है अभ्रक, asbestos, ग्रेफाइट, गंधक और हीरा, फॉस्फेट, पोटास, जिप्सम आदि।
फिर नेक्स्ट है जीवाश्म ईंधन या खनिज, कोयला, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस आदि। ठीक है। और फिर वर्तमान में पृथ्वी के 16% भूभाग पर अर्थात 2 अरब हेक्टेयर भूमि पर वन रह गए हैं। ठीक है, तो वन नहीं, वन है, मतलब कि जंगल रह गए, फॉरेस्ट। तो याद रखिएगा कितने प्रतिशत पर, 16% पर। फिर सन 1973 में चमोली जिले उत्तराखंड से चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर संसाधन शब्द अंग्रेजी के रिसोर्स शब्द का हिंदी अनुवाद है। रिसोर्स शब्द मतलब कि री प्लस सोर्स से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है पुनः पूर्ति वाले साधन या पदार्थ। फिर फिशर के अनुसार ऐसी कोई भी वस्तु जो मानवीय आवश्यकताओं तथा इच्छाओं की पूर्ति करता है साधन है। ठीक है। अब देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है, भारत के कुल 20.64% भाग पर वन क्षेत्र पाए जाते हैं। ठीक है, तो परसेंटेज इसका याद रखिएगा 20.64%। और फिर है प्राकृतिक आपदाओं जैसे भूस्खलन, भूकंप, ज्वालामुखी, भूक्षरण, आग, सूखा, तूफान आदि के कारण भी वनों का विनाश होता है। इससे क्वेश्चन आया हुआ था कि ऑप्शन दिया हुआ था और इस पे से बताना था कि कौन सा, किससे वनों का विनाश होता है। ठीक है। फिर नेक्स्ट है वन विनाश के मानवीय कारणों में इमारती लकड़ी का निष्कर्षण, खनन, बोध, कृषि भूमि के लिए सड़कों तथा रेल मार्गों का निर्माण, झूम कृषि, पशु चारण तथा ईंधन के लिए लकड़ी आदि। ठीक है। एक आंकड़े के अनुसार भारत में भूजल मात्रा 431.88 बिलियन क्यूबिक मीटर है। ठीक है। और फिर नेक्स्ट है भारत में सतही जल की सबसे बड़ी स्रोत नदियां हैं। ठीक है, तो नदियां सबसे बड़ी स्रोत हैं। फिर नेक्स्ट है भारत एक कृषि प्रधान देश है तथा यहाँ कृषि की व्यापकता है, जिसके कारण भारत में कुल उपयोग का लगभग 80% कृषि में प्रयुक्त होता है। ठीक। अब इसके बाद जो ये विवाद हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे से ज़्यादा क्वेश्चन मैंने देखे हैं। तो एक बार ये पूरा देख लीजिएगा। विश्व के प्रमुख जल विवाद, तो देखिए पहला है सिंधु नदी विवाद। यह नदी भारत तथा पाकिस्तान के बीच बहती है, इसके पानी को लेकर विवाद है। ठीक है, तो मैंने हाईलाइट भी कर दिया है, तो विवाद और देश याद रखिएगा। और नील नदी विवाद है। नील नदी 3 देशों मिस्र, सूडान तथा इथियोपिया में जलापूर्ति करती है। फिर है जॉर्डन नदी विवाद। यह मध्य पूर्व की एक महत्वपूर्ण नदी है, जिसके जल के लिए इजराइल तथा फिलिस्तीन के मध्य विवाद है। फिर है टिग्रिस और फरात नदी विवाद। इन नदियों पर तुर्की, इराक तथा सीरिया दशा निर्भरता है। ठीक है। फिर तुर्कों द्वारा इस नदी पर बांध बनाने से इसका जल स्तर गिर गया, जिससे इनके बीच विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई। ठीक। अब ये तो हो गया आपका विश्व का। अब देखते हैं इंडिया का। तो भारत के प्रमुख जल विवाद, तो देखिए पहला है कावेरी जल विवाद, या अब सुलझ चुका है। ठीक है। तो अब नेक्स्ट है कृष्णा जल विवाद। यह विवाद कर्नाटक व आंध्र प्रदेश के मध्य है। ठीक है, तो आप लोग ईयर या मतलब इसके स्टेट याद रखिएगा किसके किसके बीच में है। और इस विवाद का कारण कर्नाटक द्वारा कृष्णा नदी पर बने एक बांध की ऊंचाई बढ़ाना था। ठीक है। फिर रावी व्यास जल विवाद, यह अब सुलझ चुका है। फिर है प्रमुख घाटी परियोजनाएं। जो प्रमुख घाटी परियोजनाएं हैं उसके बारे में अब देखते हैं। पहला है दामोदर घाटी परियोजना। योजना का प्रारंभ जो हुआ था 1948 में हुआ था, और इस परियोजना में बंगाल तथा बिहार राज्यों में विस्तृत है। ठीक है, यह परियोजना। फिर नेक्स्ट है भाखड़ा नागल परियोजना। सतलज नदी पर 1963 मतलब 1963 में भाखड़ा बांध बनाया गया। ठीक, तो याद रखिएगा भाखड़ा बांध किस नदी पे है? सतलज नदी पे है। कब बनाया गया? 1963 में। पंजाब, हरियाणा तथा राजस्थान की सम्मिलित योजना है ये, स्टेट याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट है कोशी योजना। यह योजना भारत तथा नेपाल के सहयोग से 1953 में शुरू की गई योजना, बिहार राज्य में है। ठीक है, बिहार राज्य में है ये। फिर रिहांद बांध परियोजना। यह परियोजना रिहांद नदी पर पिपरी नामक स्थान पर बनाई है और यह उत्तर प्रदेश में है। अब इस परियोजना को गोविंद वल्लभ सागर परियोजना कहा जाता है।
परियोजना के अंतर्गत ओबरा जल विद्युत केंद्र की स्थापना की गई है। ठीक है, तो अगर पूछा जाए ओबरा जल विद्युत केंद्र किस नदी पे या किस परियोजना के तहत है, तो रिहांद बांध परियोजना। ठीक है, और नदी हो जाएगी रिहांद नदी। फिर नेक्स्ट है चंबल घाटी परियोजना, यह मध्य प्रदेश तथा राजस्थान की सम्मिलित परियोजना चंबल नदी पर। इस परियोजना के अंतर्गत 3 बांध बनाए गए हैं। ठीक है, तो चंबल घाटी परियोजना किसके किसके मध्य है? मध्य प्रदेश तथा राजस्थान। नेक्स्ट है हीराकुंड परियोजना, यह परियोजना उत्तराखंड उड़ीसा राज्य में है। यह संसार का सबसे लंबा बांध है, यह महानदी पर बनाया गया है। तो हीराकुंड बांध का किस पे है? महानदी पे है और उड़ीसा में है। फिर तुंगभद्रा परियोजना, यह कर्नाटक तथा आंध्र प्रदेश की सम्मिलित योजना है। फिर नेक्स्ट है नागा अर्जुन सागर परियोजना, यह आंध्र प्रदेश की महत्वपूर्ण बहुउद्देशीय यह बांध कृष्णा नदी पर नंदीफेड़ा नामक गांव के निकट बनाया गया है, जल संरक्षण से एवं वर्षा जल संरक्षण के लिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे चैप्टर 3 और 4 के। ठीक है, तो इसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा और इसके बाद अभी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो देखते हैं। और बचा हम लोग का चैप्टर 5 और 6, वो भी रात तक ही अपलोड कर देंगे, जिससे कि आप लोग को थोड़ी हेल्प मिल जाए। ठीक है, चलिए धन्यवाद।